लास्ट क्लास में बेटा हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन पढ़ी थी जिसमें हमने असेंडिंग ऑफ सीरीज नाम दिया था लास्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हम कर रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स, जिन कीटोन्स में एक तरफ CH3 ग्रुप होता है, ये कंपल्शन है, यही कीटोन्स ये रिएक्शन फॉलो करेंगे और इनका ऑक्सीडेशन ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि ये डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ है। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ मतलब इसमें एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारे प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप शुरू में मिथाइल एक कीटोन लेके चले हो, इन जनरल लेके चल रहा है RCOCH3, उसको पहले रिएक्ट करवा रहा है, उसका हेलोजिनेशन कर रहा है। ठीक है, हेलोजिनेशन करेगा क्लोरीन के साथ, तो CH3 जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद उसमें डाल रहा है वो एक बेस। ठीक है, बेस डालने पर CCl3 जो ग्रुप है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल सकता है या फिर लेके निकल सकता है, इस तरह से समझ सकते हो। मतलब वो एज सच निकल जाएगा, मतलब उसको रिमूव करना किसी एक मॉलिक्यूल से बहुत ही आसान होता है। तो CCl3 क्योंकि कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन है, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से अब NaOH जो बेस है वो यहाँ से NaO ग्रुप ऐड हो जाएगा इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, और साथ में बन गया है तुम्हारा एस्टर बन गया है। उस एस्टर की अगर तुम हाइड्रोलिसिस कर देते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस जो भी, तो उससे तुम्हें जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक कार्बोक्सिलिक बन रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, जो शुरू में मिथाइल कीटोन लिया था वहाँ पर R है, फिर कार्बन है, फिर एक CH3 ग्रुप है। मतलब टोटल कितने कार्बन एटम है, एक R में जितने हैं प्लस 2 कार्बन एटम और हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनाया वहाँ तक जाते जाते एक कार्बन एटम कम हो गया, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। ठीक है, यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेस NaOH ले रखा है। ठीक है, पहला स्टेप है हेलोजिनेशन, दूसरे स्टेप में रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, दूसरे में रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है, अगली जो सिंथेसिस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं इनको, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस या एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। 2 कंपाउंड ले सकता है। एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स भी कहा जाता है इन्हें। मिथिलिन ग्रुप CH2 को बोलते हैं। CH2 जो ग्रुप है और उसके ऊपर 2 एडजेसेंट पोजीशन फिर जो भी लगाओ उस हिसाब से इसकी नेमिंग की जाती है। एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय अल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ मतलब हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, देखो बीच में इन्होंने मेलोनिक एस्टर क्या होता है या इथाइल एसीटेट क्या होता है ये भी समझा रखा है। इनको कहते हैं एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स कहते हैं। एक्टिव क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मिथिलिन ग्रुप है CH2 उस पर जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, उनको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू सच मिथिलिन ग्रुप्स आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन्स। इन हाइड्रोजन एटम्स को एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब नीचे देखो सबसे पहले मेलोनिक एस्टर से करा रहा है। मेलोनिक एसिड से मेलोनिक एस्टर बना रखा है। मेलोनिक एसिड होता है CH2COH COH, मतलब एक CH2 ग्रुप पर 2 COOH ग्रुप लगे हुए हैं और उन दोनों COH ग्रुप को अगर तुम एस्टर में कन्वर्ट कर देते हो तो वो बन जाता है मेलोनिक एस्टर। ठीक है, अब मेलोनिक एस्टर को रिएक्ट करवाएगा एल्काइल हैलाइड के साथ। उससे पहले यहाँ पर एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएगा, क्योंकि सॉल्ट क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा और यहाँ पर जनरेट कर देगा एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, मैकेनिज्म देखो जैसे आगे दे रखा है। सोडियम इथोक्साइड ले रखा है इन्होंने, जो सॉल्ट यूज़ किया है वो लिया है सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, इसमें जो इथोक्साइड आयन है वो ले जाएगा एक हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को ले जाएगा और बना लेगा इथेनॉल, और साथ में क्या स्पीशी बन गई है, सोडियम मेलोनेट बन गया है, क्योंकि जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसको किसने स्टेबलाइज कर दिया, एक सोडियम एटम ने कर दिया है। ठीक है, फिर दोबारा से अब किससे रिएक्ट कर रहा है, देखो अल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो अल्काइल हैलाइड की कार्बन पार्ट को अपनी तरफ ले लेगा और हेलोजन पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक और हाइड्रोजन अभी भी रहता है, एक और हाइड्रोजन अभी भी एक्टिव हाइड्रोजन रहता है, तो दोबारा एक और एसिड सॉल्ट एक और सॉल्ट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा
और वहाँ से क्या बन जाएगा, एक बार फिर से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और वो फिर से किसी और दूसरे मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सेम अल्काइल हैलाइड यूज़ करें। तो यहाँ पर देखो R-X लिख रखा है, तो दूसरा अल्काइल हैलाइड ले रखा है, मतलब हमने डाई अल्काइल मेलोनिक एस्टर बना लिया है। मेलोनिक एस्टर तो ये पहले भी था, लेकिन वहाँ पर 2 H थे, CH2 ग्रुप था यहाँ पर, अब उन दोनों H की जगह R आ गया है, ठीक है, डाई अल्काइल लग गया है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप हमने लगा लिया। अब तुम कहोगे हम तो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, लेकिन ये क्या बन गया है, अब डाई अल्काइल मेलोनिक एस्टर है स्टिल। अब हमें इसकी हाइड्रोलिसिस से हमारा मेन प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं एसिड, वो मिलेगा। नीचे देखो 1 और 2 करके दिखा रखा है। पहले में जो है वो मोनो अल्काइल प्रोडक्ट है, उससे एसिड कैसे बनता है वो दिखा रखा है, और दूसरे में दोनों CH2 को जब हमने रिप्लेस कर दिया है R से, तब कैसे प्रोडक्ट बनता है वो दिखा रखा है, ठीक है। ऊपर वाले में देखो जहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रखी है, पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस विद द बेस करेगा तो दोनों ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर जो ये हीट का निशान दिखा रखा है ना, एक ही कार्बन एटम पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, जैसे ही हीट करोगे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में और एक रह जाएगा, तो तुम्हें क्या मिला है, एक अल्काइल एसिटिक एसिड मिल गया है, ठीक है। एसिड की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे थ्रू एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से कैसे एसिड बनाया जा सकता है। अब नीचे वाला जो सेकंड करके दिखा रखा है उसमें CH2 ग्रुप की दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रखा है, यानी कि अभी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो पहले हाइड्रोलिसिस से दोनों एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट होंगे, COH में, और लास्ट स्टेप में हीट का निशान डेल्टा दिखा रखा है, उसका मतलब होता है डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया है। यहाँ पर हीट करने पर ही हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन एटम पर कभी भी स्टेबल नहीं होते 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। नीचे कह रहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर, मतलब डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारे एसिड तुम इससे बना सकते हो, ठीक है। ये सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है, समझने में भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये पढ़ लेना तुम। दूसरी जो है वो है एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। अब ये भी एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, वहाँ पर दोनों तरफ एस्टर के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ तो COO C2H5 एक एस्टर का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है, एक एसिटो ग्रुप है COCH3, इसको बोलते हैं एसिटो ग्रुप। तो इसका नाम क्या हुआ, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। एस्टर तो इसलिए क्योंकि ये एसिटिक एसिड का एस्टर है, देखो CH3COOR इस तरह से समझ लो, लेकिन CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एसिटो ग्रुप लगा रखा है, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू प्रिपेयर वेरियस एसिड्स इन द सिमिलर फैशन, बिल्कुल सेम रहेगा प्रोसीजर। पहले जो एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं उनको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड लेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। फिर डालेंगे एक अल्काइल हैलाइड, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया C2H5I, ठीक है, यानी कि इथाइल आयोडाइड दे रखा है, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, उसके बाद हम दूसरी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर, एक्टिव कार्बन पर, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन दूसरी जो है उसको भी रिप्लेस कर देंगे। दूसरे में इसने देखो CH3I दिया है, अब मिथाइल आयोडाइड ले लिया है, तो एक जगह मिथाइल लगाया है, एक जगह इथाइल लगाया है, तो नीचे इसकी नेमिंग जहाँ मैंने सर्कल कर रखा है देखो नीचे, इथाइल मिथाइल नेमिंग के हिसाब से पहले E आता है, तो इसलिए पहले E लिखा है। इथाइल मिथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर है ये, ठीक है। अब इसमें वहाँ पर तो देखो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, डायरेक्ट हीट किया था और हाइड्रोलिसिस होकर डीकार्बोक्सिलेशन हो गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रखा है देखो, कंसनट्रेटेड KOH के साथ कर रखा है सीधा एक ही स्टेप में, मतलब पहले हाइड्रोलिसिस और उसी स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट होगा, 2 कहाँ से होंगे, 2 तो हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ तो एसिटो ग्रुप था, एसिटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिटो ग्रुप CH3CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने हैं, जहाँ जहाँ ये कट का निशान दिखा रखा है ना इसमें पेन से,
वहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और तभी प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ से हो रहा है। लेफ्ट में देखो सबसे पहले CH3CO जो ग्रुप है, एसिटो ग्रुप जिसको मैं कह रही हूँ, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो एक प्रोडक्ट बना रहा है एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कन्वर्ट होगा ये किस में कन्वर्ट हो, यहाँ पर सिंपली H आ जाएगा CH। ठीक है, और मिथाइल इथाइल ग्रुप तो थे ही। उसके बाद मैंने एक और बीच में देखो, एक बार रुको, पहला जो बॉन्ड ब्रेकेज है वो यहाँ है, मैं जो दिखा रही हूँ। यहाँ से ये जो निकलेगा ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा जो बॉन्ड ब्रेकेज है, वो ये है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब इस कार्बन पर, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके ऊपर COH ग्रुप जनरेट हो जाएगा ऑक्सीडेशन होने पर, और यहाँ से जो स्पीशी निकली है लास्ट में, ये जो निकला है ये क्या है, C2H5OH। ठीक है, यहाँ से COOR, ये जो ग्रुप होता है ये एस्टर का ग्रुप होता है। एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है, वही तो बना हुआ है यहाँ पर। देखो ये जो मार्क कर रखा है ना, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, पहला यहाँ से और दूसरा ये जो यहाँ कार्बन और सॉरी थोड़ा इधर आना था, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ये जो मार्क लगा रखा है ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म ना समझ में आया हो तो भाई फिर से पूछ लेना यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एसिड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते टाइम ये देखो ये वाला जो ग्रुप है वो किस तरह निकल रहा है वो समझा रही थी मैं। वो एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल रहा है। पहले यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस हो रही है, डबल हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब जैसे वहाँ पर भी तो यही बना था, कहाँ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे हम कीटोन्स का, यहाँ देखो यहाँ पे भी तो ये जो CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, CCl3 में, और फिर हमने इसका क्या किया था, ऑक्सीडेशन करने पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया था। ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर सा है यहाँ पर देखो, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ले रखा है किसी एल्केन मॉलिक्यूल का, फिर उसको रिएक्ट करवाया है विद KOH। जैसे ही वो KOH के साथ रिएक्ट करेगा तीनों हैलोजन रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अब क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन पर वो भी 3 स्टेबल तो नहीं होते हैं, तो जैसे ही वो बनेंगे वैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल एक निकाल देंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलती है वो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो नेम से दे रखा है तुम्हें, अर्नट आइंस्टर्ट होमोलोगेशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने क्लियरली नहीं देखा है तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है। अगर तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम देख लेना भाई है या नहीं है, मैंने सिलेबस ध्यान से देखा नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड फॉर कन्वर्टिंग एन एसिड इनटू इट्स हायर होमोलॉग मतलब उसी सीरीज़ का एक कार्बन एटम ज़्यादा अगर तुमने एसिड बनाना है तो तुम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये है इसमें एसिड से ही दूसरा एसिड बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक कार्बन एटम बढ़ जाता है। इन जनरल एक चेन बना के नीचे देखो लिख रखी है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हैं और एंड प्रोडक्ट देखो RCH2COOH, मतलब एक कार्बन एटम यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड बना लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, पहला स्टेप है ये। हम रिएक्शन पढ़ेंगे भाई, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कैसे होता है इसका भी मैकेनिज्म क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ इन जनरल पढ़ लो पहले कि एसिड क्लोराइड बन गया है विद रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सल्फोनिल क्लोराइड। दूसरे स्टेप में रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, डाईएज़ो कीटोन के साथ, CH2N2। इसको क्या बोलते हैं, डाईएज़ो मीथेन के साथ क्या बनेगा, डाईएज़ो कीटोन बनेगा। ठीक है, डाईएज़ो कीटोन को फर्दर एक रिएक्ट करा रहा है किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें हमारा हायर होमोलॉग मिल जाता है। इन जनरल एक बार समझा रखा है, मैकेनिज्म इसका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो एक नई टर्म तुमने पढ़ी होगी,
डाईएज़ोमीथेन क्या होता है? डाईएज़ोमीथेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। अब तुम कहोगे यहाँ पर तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुई? लेकिन यहाँ पर कार्बन का जो क्या बोलेंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। कितने हैं देखो, एक तरफ बॉन्ड बना रखा है नाइट्रोजन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, जो इसका चौथा बॉन्ड है वो तो कहीं पे भी नहीं बना हुआ। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो ये किस तरह का काम करेगी? ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, ठीक है। तो CH2 जो यहाँ पर CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कार्बन पर अटैक करेगा। कौन से कार्बन पर? कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बोनिल कहाँ से आया? एसिड हैलाइड के कार्बोनिल पर कर रहा है, ठीक है। जैसे ही करेगा हैलोजन निकल जाएगा। हैलोजन निकलते ही यहाँ पर देखो अगले स्टेप में देखो, अब हैलोजन फिर से अटैक करेगा और अब की बार वो हाइड्रोजन को ले जाएगा, मतलब कार्बन पर फिर से नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इसको इन्होंने नाम दिया है अल्फा डाईएज़ो कीटोन, डाईएज़ो कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एडजेसेंट पोजीशन पर 2 एटम है और उनके ऊपर अलग अलग चार्ज, ये स्टेबल नहीं है। जैसे ये बनेगा फ्रीक्वेंटली एकदम से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और कार्बन पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे ही नाइट्रोजन निकलेगा तो जो स्पीशी बन रही है उसको कार्बीन कहा जाता है। कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज स्पीशी नहीं होती। इसके ऊपर एक तरह से ये समझ लो जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वैसी एक स्पीशी है। इसका स्पेशल नाम है कार्बीन कहा जाता है इसे, कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। जैसे ही ये कार्बीन बनती है तो यहाँ पर ये एक रीअरेंजमेंट शो करती है और वो रीअरेंजमेंट यहाँ देखो एरो मार्क से बहुत अच्छे से समझा रखा है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो ये है, देखो यहाँ जो समझा रखा है वो एक रीअरेंजमेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ रीअरेंज करेगी ये कार्बीन अपने आप को और बना देगी एक कीटीन, ठीक है। अब कीटीन क्यों नाम दिया? कीटोनिक ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसका अलग सा नाम दे दिया है कीटीन। अब ये कीटीन डिफरेंट हाइड्रोलिसिस के अगर हम रिएजेंट डालेंगे तो डिफरेंट वे से हाइड्रोलाइज्ड होके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे रही है। जैसे फर्स्ट में देखो 3 मार्क कर रखे हैं इन्होंने, अल्कोहल के साथ अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमें एस्टर मिलता है, वाटर के साथ अगर इस कीटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और अगर अमोनिया डालकर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है? अमाइड मिल रहा है, ठीक है। एसिड का डेरिवेटिव है ना अमाइड भी, ठीक है। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर हम कीटीन में 3 तरह के डिफरेंट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट सब्सट्रेट डालते हैं तो, या रिएजेंट डालते हैं तो, ठीक है। आगे एक और मेथड समझा रखा है भाई, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। क्या होगा इसमें? एसिड के साथ कीटोन से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्या पहले बनेगा एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से हमें हमारा मेन प्रोडक्ट हम बनाना क्या चाह रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें पहले जो बन रहा है वो एक एस्टर बन रहा है। बेसिकली तो ये रिएक्शन हम एस्टर की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको वैसे ही डिस्कस कर दिया, वैसे इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एस्टर से एसिड बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और एस्टर किससे बना है? कीटोन से। कीटोन में क्या डाला है? परबेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन वैसे एस्टर्स की ही है, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। आगे ये एक्स्ट्रा ही दे रखी हैं ये प्रिपरेशंस, तुम पढ़ना चाहो तो ये दोनों भी पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सब तुम पढ़ सकते हो नीचे जो है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है ग्रेजुअली जब हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझा रखा है, ये तुम समझ लो एक बार। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर जितने जो एसिड तुमने कंसिडर किया है उसी के मॉलिक्यूलर वेट के कंपेरेबल तुमने दूसरी कैटेगरी का कंपाउंड लिया तो उनके कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने डाइमर बना रखा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो इस तरह के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है।
अब नीचे दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल फैटी एसिड्स। अब तुम कहोगे कभी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, कभी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे देखो यहाँ पर स्टेट बताएगा ये कि कार्बन इतने से इतने लेकर वो तो गैसेस होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं और कुछ सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले जो पॉइंट है ना फिजिकल स्टेट का, वो तुम खुद पढ़ लेना, तब समझ में आ जाएगा कि क्यों ये किसी टाइम पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है और किसी टाइम पर मेल्टिंग पॉइंट की। जो हायर मेंबर्स होते हैं वो लगभग सॉलिड्स होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। यहाँ पर एक ऑल्टरनेशन इफेक्ट की टर्म आ जाती है। क्या कह रहा है? जब कार्बन इवन नंबर एटम हो कार्बन का किसी एसिड में, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो लेफ्ट में देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बनाता है और ये स्ट्रक्चर लैटिस में बहुत अच्छे से फिट बैठता है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लैटिस में अच्छे से फिट नहीं होता है। मतलब इस तरह एक तरह से ये लगा लो, जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है इसकी लेयर्स बन सकती हैं, लेकिन जो राइट वाला है उसकी लेयर्स नहीं बन सकती। क्या लेयर बन सकती हैं? ये आपस में एक अच्छी सी लेयर नहीं बना सकते, ये जो लेयर बनाएंगे वो आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगी, ऐसी लेयर बना सकता है, ठीक है ना। इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पेपर में पूछा नहीं जाता है यूजुअली, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग नीचे डार्क में देखो एक पॉइंट और लिख रखा है, स्टार भी कर रखा है मैंने। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक एसिड्स आर जनरली हायर देन दोज ऑफ एलिफेटिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। पहली बात तो अगर तुम्हें किसी एसिड का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है तो पहले उसका वेट दिखना चाहिए। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स के ही बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट को तुम आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि एरोमेटिक जो एसिड्स होते हैं यूजुअली उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें भी वही बात लिख रखी है जो अभी अभी पढ़ी है ऑल्टरनेशन इफेक्ट में, कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग का, तो एरोमेटिक जो एसिड्स होते हैं they can fit better in crystal structure than the zigzag chains in aliphatic acids। उसका भी वही रीज़न है कि वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो सकते हैं, ठीक है।